रूस जिस रफ्तार से खौफनाक हमले यूक्रेन पर कर रहा है, उसने तो अब ज़ेलेंस्की और ट्रंप के होश उड़ाकर रख दिए हैं। आपातकाल जैसे हालात के चलते राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने राष्ट्रपति ट्रंप से 40 मिनट तक बातचीत की है और दावा यह किया जा रहा है कि अमेरिका पूरी तरह से अब यह समझ चुका है कि पुतिन किसी भी कीमत पर जंग नहीं रोकेंगे और यही वजह है कि एक बार फिर से अमेरिका यूक्रेन को घातक मिसाइलें और बम देने को तैयार हो गया है। सात घंटे में जला डाला यूक्रेन, 40 मिनट में ट्रंप का बड़ा फैसला। पिछले 48 घंटे यूक्रेन पर बहुत भारी पड़े हैं। 60 मिनट तक ट्रंप और पुतिन के बीच फोन पर हुई नाकाम बातचीत के बाद से रूसी सेना यूक्रेन पर कयामत बनकर टूट पड़ी है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे रूस यूक्रेन जंग कम होने की बजाय बहुत तेज और खूनी हो चुकी है। अब जो वॉर जोन से खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक पूर्वी यूक्रेन के कम से कम 13 इलाकों को रूसी सेना ने जलाकर राख कर दिया है। 550 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन से यूक्रेन पर हमले हो चुके हैं। रूस के तूफानी हमलों के दौरान राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच 40 मिनट तक चली फोन वार्ता के बाद ट्रंप ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। खबर है कि रूस के खूनी हमलों को रोकने के लिए अमेरिका ने यूक्रेन को फिर से घातक मिसाइलें, ड्रोन और गाइडेड बम देने का मन बना लिया है। खबर तो यह भी है कि पहली बार चीन ने यूरोपियन यूनियन के नेताओं के सामने ऐलान किया है कि चीन किसी भी कीमत पर रूस को जंग हारने नहीं देगा। चीन के इस खुले चैलेंज ने यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका और नेटो के 32 देशों के होश उड़ा दिए हैं। हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि रूस ने पिछले 18 घंटे में यूक्रेन पर कहां-कहां भीषण हमले किए हैं और यूक्रेन ने रूस के किन इलाकों को टारगेट किया है। धुआं यूक्रेन, 1000 किलोमीटर तक रूसी हमले। पूरा पूर्वी यूक्रेन रूस के भीषण हमलों की चपेट में आ चुका है। यहां तक कि यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी रूस ने बैलिस्टिक, क्रूज और आत्मघाती ड्रोन से हमले किए हैं। ट्रंप से फोन पर पुतिन की 60 मिनट की बातचीत के बाद जिस तरह से रूस ने बेइंतहा हमले यूक्रेन पर किए हैं, उससे साबित हो चुका है कि रूस किसी भी कीमत पर युद्ध विराम के लिए राजी नहीं होगा जब तक कि रूस यूक्रेन में अपने सभी टारगेट पूरे नहीं कर लेता। खबरों के मुताबिक 3 साल से भी अधिक समय पहले से शुरू हुए संघर्ष के बाद रूस ने अब यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला किया है। रूसी सेना ने जो हमले किए, इसके तहत कीव में 550 ड्रोन घुसे। इसके अलावा 11 मिसाइलें भी दागी गई, जिससे यूक्रेन में कई ठिकानों के तबाह होने की खबर है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने हमले को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने ट्रंप को फोन किया और 40 मिनट तक बात की, जिसके बाद दावा किया गया कि अमेरिका यूक्रेन को न सिर्फ पैट्रियट मिसाइल देने जा रहा है, बल्कि कई तरह के एयर डिफेंस भी दे सकता है। खबरों के मुताबिक रूस की सेना यूक्रेन के लगभग 1000 किलोमीटर की अग्रिम पंक्ति के कुछ हिस्सों को तोड़ने का प्रयास कर रही है। यूक्रेनी सैनिक गंभीर दबाव में है, इसलिए मॉस्को ने ये रणनीति बनाई है। रूसी सेना ने रात भर यूक्रेन पर सैकड़ों ड्रोन से बमबारी जारी रखी। रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की कोशिश अब कमजोर होती जा रही है और दोनों तरफ से हमले भी तेज हो गए हैं। यूक्रेन के सैन्य जनरल स्टाफ के दावों के मुताबिक यूक्रेनी बलों ने रूस के वोरोनिश क्षेत्र में बोरिसोग्लबस्क एयरबेस पर हमला किया। इस एयरबेस पर रूस के Su-34, Su-35S और Su-30SM जैसे लड़ाकू विमान तैनात बताए जाते हैं।
राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर आरोप लगाया है कि रूस के हमले यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका को भी खुला चैलेंज है। जेलेंस्की ने कहा है, व्लादिमीर पुतिन डोनाल्ड ट्रंप को प्ले साबित करते हैं कि पुतिन को ट्रंप के युद्ध विराम प्रस्ताव की रत्ती भर परवाह नहीं है। Важко цей день почався. Більше ніж 500 російських ударних дронів та ракет. Складно, але значну частину все ж збили. На жаль, були влучання, були сьогодні і важливі результати у дронів-перехоплювачів. Десятки шахедів були збиті саме перехоплювачами. सात घंटे में सबसे बड़ा हमला, यूक्रेन में आई मिसाइल सुनामी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि सुरक्षा बलों ने कीव में ड्रोन और दूसरे सैन्य उपकरण बनाने वाली फैक्ट्रियों को निशाना बनाया। हमलों के बीच यूक्रेनी वायु रक्षा ने 2 क्रूज मिसाइलों सहित 270 टारगेट यानी रूसी ड्रोन या मिसाइल को नष्ट करने के दावे किए हैं। खबरों के मुताबिक रूस ने 8 जगहों पर 9 मिसाइलों और 63 ड्रोनों से हमले किए। इंटरसेप्ट किए गए ड्रोनों का मलबा कम से कम 33 स्थानों पर गिरा। विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिहा ने हमले को बीते 3 साल से अधिक समय में अब तक की सबसे खराब रातों में से एक बताया। उन्होंने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि रूसी सेना ने जून में यूक्रेनी कस्बों और शहरों पर 330 से अधिक मिसाइलें दागी हैं। इनमें लगभग 80 बैलिस्टिक मिसाइलें थीं। Сьогодні ж я говорив з президентом Трампом. Важлива розмова. Домовились про зустріч наших команд, щоб збільшити силу ППО. Дуже детально говорили про спільне виробництво. І нам це потрібно, і Америці. चीन का ऐलान, रूस को हारने नहीं देंगे। रूस यूक्रेन जंग में दुनिया 2 धड़ों में बटी हुई है। यूक्रेन की तरफ से अमेरिका समेत नेटो के 32 और यूरोपीय यूनियन के लगभग 27 देश साथ दे रहे हैं, जबकि पुतिन के रूस को ईरान, उत्तर कोरिया और चीन से जबरदस्त सीधा सपोर्ट मिल रहा है। चीन ने रूस यूक्रेन युद्ध के लगभग 4 साल के दौरान पहली बार खुलकर रूस के पक्ष में विदेशी धरती से बयान दिया है, जिसकी वजह से यूक्रेन, यूरोप और अमेरिका में हड़कंप मच गया है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने यूरोपीय संघ यानी ईयू के नेताओं के सामने रूस के पक्ष में ऐसा बयान दिया है, जिससे ईयू में हड़कंप मच गया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने तो टूक कहा है कि चीन नहीं चाहता कि रूस यूक्रेन युद्ध में हारे, क्योंकि इसके बाद अमेरिका पूरा ध्यान बीजिंग पर लगा सकता है। ब्रसेल्स में ईयू नेताओं से बातचीत के दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग यी के इस बयान ने अधिकारियों को चौंका दिया। रिपोर्ट के अनुसार चीन को आशंका है कि युद्ध लंबा चला तो उसका रणनीतिक फायदा उसे मिल सकता है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने यूरोपीय संघ के नेताओं से कहा कि बीजिंग नहीं चाहता कि रूस अपनी युद्ध लड़ाई में यूक्रेन से हार जाए, क्योंकि उसके बाद अमेरिका पूरी तरह से अपना फोकस चीन पर कर देगा। चीन के विदेश मंत्री वांग यी का यह बयान ब्रसेल्स के अधिकारियों के लिए आश्चर्यचकित करने वाला था। एक मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। हांगकांग की मीडिया साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा, वांग का यह बयान ईयू की फॉरेन पॉलिसी की चीफ काया कैलस से मीटिंग के दौरान आया है। वांग इस समय यूरोपीय संघ के दौरे पर है। हालांकि चीनी विदेश मंत्री ने इस आरोप को खारिज कर दिया कि चीन रूस को युद्ध में हथियार और सीधा समर्थन दे रहा है। हम आपको बता दें, हेग में नेटो सम्मेलन के दौरान भी जेलेंस्की ने ट्रंप से 50 मिनट की मुलाकात के दौरान साफ कहा था
कि अगर अभी भी नेटो और अमेरिका सीधे जंग में नहीं उतरे तो फिर रूस पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर सकता है। नेटो देश जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस ने खास तौर से राष्ट्रपति ट्रंप पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि अगर रूस के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला गया तो फिर रूस का अगला निशाना नेटो देश और यूरोप होगा। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने खास तौर से चेतावनी दी है कि रूस सिर्फ यूक्रेन तक रुकने वाला नहीं है। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के डोनेस्क, खेरसोन, जापोरिजिया और लुहांस्क प्रांत पर पूरा कब्जा चाहते हैं। लेकिन जिस तरह के हमले रूस इस वक्त पूर्वी यूक्रेन पर कर रहा है उससे साफ है कि पुतिन यूक्रेन के 4 प्रांत नहीं बल्कि पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने जा रहे हैं। पोक्रोवस्क पर रूस दिन रात हमले कर रहा है। यूक्रेनी सेना बड़ी मुश्किल से रूसी सेना का मुकाबला कर पा रही है। यूक्रेन के सेना प्रमुख ओलेक्सांद्र सिरस्की के मुताबिक रूस ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क प्रांत में मौजूद पोक्रोवस्क शहर पर कब्जे के लिए 1 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात किए हैं। सिरस्की के मुताबिक रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच पोक्रोवस्क शहर सबसे तनावपूर्ण फ्रंट बन गया है। रूस पिछले साल से पोक्रोवस्क पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि पिछले साल यूक्रेनी आर्मी ने इस इलाके में रूसी ऑपरेशन को नाकाम कर दिया था। सिरस्की के मुताबिक पिछले साल यूक्रेन ने कुर्स्क इलाके में हमला करके रूस के लगभग 63,000 सैनिकों को वहां उलझा दिया। इससे पोक्रोवस्क पर रूस का दबाव कम हुआ और यूक्रेन को नए सिरे से स्ट्रेटेजी बनाने का मौका मिल गया। लेकिन अब राष्ट्रपति पुतिन ने 1 लाख रूसी सैनिकों को यूक्रेन के पोक्रोवस्क शहर पर कब्जे का सख्त आदेश दे दिया है। पोक्रोवस्क शहर में सड़क और रेलवे सप्लाई लाइन मौजूद है। इस वजह से इसका स्ट्रेटेजिक महत्व तो काफी ज्यादा है। इसके अलावा ये यूक्रेन के कोस्तियांतिनिवका और स्लोवियांस्क शहरों में मौजूद मिलिट्री सेंटर से भी जुड़ा है। सिरस्की ने आरोप लगाया कि रूस पोक्रोवस्क पर कंट्रोल करके दुनिया के सामने अपनी मिलिट्री ताकत का दिखावा करना चाहता है। सिरस्की ने कहा, रूसी सैनिक पोक्रोवस्क में पहुंचकर और वहां अपना झंडा फहराकर नकली जीत का दावा करना चाहते हैं। Говорят о нашей агрессивности. На себя посмотрите. Значит, у нас есть хорошая поговорка, да? Значит, соринку замечают в чужом глазу, а в своем бревна видеть не хотят. И что происходит? Вот на фоне этой риторики об якобы мнимой агрессивности России начинают говорить о необходимости вооружаться. Ну, пускай вооружаются. अमेरिका के इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW के मुताबिक यूक्रेनी आर्मी ने ड्रोन अटैक के जरिए रूसी हमलों को नाकाम कर दिया है। रूस अब पोक्रोवस्क शहर पर सीधा हमला करने के बजाय दक्षिण और उत्तर पूर्व से इसे घेरने की कोशिश कर रहा है। रूसी सैनिक छोटे छोटे दस्तों में मोटरसाइकिलों, ऑल टेरेन गाड़ियों और बग्गियों से हमले कर रहे हैं। यूक्रेनी राजधानी कीव में विस्फोटों की आवाज सुनी गई है। खबर यह भी है कि रूसी सेना ने डोनेस्क में चेरवोना जिरका की बस्ती पर कंट्रोल कर लिया है। इसके अलावा रूसी सेना ने वोवचा और मोकरी याली नदियों के बीच के क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया है। अब ऐसे हालात में अगर रूस हमले तेज कर रहा है तो उसका सीधा मतलब ये निकाला जा सकता है कि पुतिन अब पूरे यूक्रेन पर कब्जे की फिराक में है। ट्रंप ने ईरान पर नए प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया है, लेकिन ईरान और इजराइल के युद्ध को लेकर के एक बहुत बड़ा फैसला मॉस्को में हो चुका है। पुतिन ने बहुत बड़ा मैसेज दिया है, सीधा मैसेज। पुतिन ने कहा कि अब वो इस युद्ध की असल वजह को ही जड़ से खत्म कर देंगे। लेकिन ट्रंप ने पुतिन के गुस्से को भड़काने वाला एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। व्हाइट हाउस के ऊपर आसमान गरजने लगा और सामने आए दुनिया के सबसे बड़े बमबाज। B-2 और साथ में दोनों तरफ F-35 दुनिया के खतरनाक फाइटर जेट, दुनिया के सबसे खतरनाक बॉम्बर के साथ उड़े। नीचे सलामी ले रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। एक बार फिर देखिए कैसे
व्हाइट हाउस के ऊपर से गुजरा अमेरिका का B-2 और साथ में दोनों तरफ F-35 अपने सबसे खतरनाक बमबाजों को सलाम करते हुए ट्रंप ने भी कहा, अमेरिका ही दुनिया का बॉस है, क्योंकि अमेरिका ने उनके 6 महीने के कार्यकाल में वो करके दिखाया है जो आज तक नहीं हुआ। Had probably the most successful almost 6 months as a president and the presidency. I think they're saying it was the best 6 months, and I know for a fact they're saying the last 2 weeks there has never been anything like it as far as winning. ये अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस का जश्न है जिसे ट्रंप ने अपनी फायर पावर दिखाकर मनाया, क्योंकि इन्हीं विमानों की धमक पूरे इजराइल और ईरान के युद्ध में दिखाई दी। लेकिन अमेरिका और इजराइल की जोड़ी को दहलाने के लिए बड़ा मैसेज मॉस्को से आया है। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात के दौरान ऐसी बात कही जो तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक सबको परेशान कर सकती है। रूस ने अमेरिका और इजराइल दोनों को चेतावनी दी है कि अब ईरान के खिलाफ युद्ध खत्म हो चुका है, यानी अब जंग दोबारा नहीं होनी चाहिए या ईरान पर अब हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। Дипломатическое урегулирование невозможно без устранения первопричин конфликта, как об этом в очередной раз сказал президент Путин в ходе вчерашнего телефонного разговора с президентом Трампом. Мы не можем быть удовлетворены развязкой, которая не будет учитывать в полной интересы России в сфере безопасности. रूस के तेवर देखकर ईरान भी तैयार है। ईरान में IRGC कमांडर हुसैन सलामी की वर्दी को छूकर कसम खाई गई है कि इस बार हमला हुआ तो न इजराइल बचेगा, न ही अमेरिका के अड्डों को बख्शा जाएगा। मॉस्को से लेकर तेहरान तक ईरान और इजराइल का रुका हुआ युद्ध एक बार फिर उबाल खा रहा है। موضوع هسته‌ای بهانه‌ای بیش نبود. برنامه ریزی کرده بودن ظرف 48 ساعت و حتی اکثر یک هفته نظام دچار فروپاشی شود و کشور را تجزیه کنند، اما شکست خوردند. ईरान और इजराइल का युद्ध पूरी दुनिया ने देखा और सबको लगा यही तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर पॉइंट है। अब पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बटेगी और एक खेमा दूसरे खेमे पर इतने बम बरसाएगा कि इसका अंत दुनिया के खात्मे के साथ होगा। सरगेई लावरोव की अगली चेतावनी को समझिए, जो सीधे सीधे नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप को है। लावरोव या कहे कि पुतिन ने ट्रंप और नेतन्याहू को वॉर पार्टी करार दिया है। सरगेई लावरोव ने कहा कि रूस पूरी तरह अलर्ट है, क्योंकि पश्चिम एशिया में वॉर पार्टी इस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिव है। लावरोव ने वॉर पार्टी का जिक्र किया, यानी इशारा साफ साफ इजराइल और अमेरिका पर है। पुतिन के सबसे भरोसेमंद लीडर्स में से एक हैं सरगेई लावरोव, और उनकी जुबान का मतलब है कि शब्द पुतिन के होते हैं, उनको आवाज देने वाले लावरोव होते हैं। ईरान और इजराइल के युद्ध में 12 दिन तक वो तबाही देखने को मिली है, जिसमें ईरान और इजराइल दोनों को बहुत बड़े बड़े झटके मिले हैं। रूस ने कहा है कि अब इजराइल की तरफ से जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, उससे साफ है कि युद्ध का खतरा टला नहीं है। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ अब रूस खुलकर ईरान के समर्थन में आगे आ रहा है। रूस बता रहा है कि ईरान के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची गई और इस साजिश को लॉन्च करने में यूरोप के देशों ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को अपना जरिया बनाया। Очень надеюсь, что свою ответственность, свою долю ответственности осознают и европейские страны, которые вот на недавней сессии Совета управляющих МАГАТЭ в условиях отсутствия какой-либо явной необходимости продвигали очень. ईरान के खिलाफ जब इजराइल ने 13 जून को हमला किया था, तब उसने IAEA के प्रस्ताव को ही बहाना बनाया था और इसी को हथियार बनाकर ट्रंप ने भी अचानक बातचीत से पलटी मारी और इजराइल को पूरा समर्थन देने के साथ 22 जून को ईरान के परमाणु ठिकानों पर स्ट्राइक भी कर दी।
12 दिन के युद्ध यानी इजराइल के हमलों में ईरान को नुकसान तो बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन इस जंग का फैसला अभी सीज फायर के साथ ही हुआ है। यानी ईरान और इजराइल दोनों अभी एक प्लेटफॉर्म पर है। बेशक जीत का ऐलान दोनों तरफ से किया जा रहा है। दुनिया तेहरान और ईरान के बाकी शहरों पर इजराइल के हमलों को देख चुकी है। दुनिया तेल अवीव से लेकर हाइफा और इजराइल के बाकी शहरों पर ईरान के मिसाइल हमले भी देख चुकी है। क्या ऐसा युद्ध दोबारा शुरू होने का खतरा नजर आ रहा है? क्योंकि पुतिन ने इजराइल और अमेरिका के इन्हीं तेवरों को लेकर साफ शब्दों में धमकाया है। अब सवाल है कि रूस को ऐसा क्यों लग रहा है कि इजराइल और ईरान का युद्ध फिर से शुरू होने वाला है। ईरान की सेना के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि उन्हें शक है कि इजराइल सीज फायर का उल्लंघन जरूर करेगा, और अगर ऐसा होता है तो ईरान अगली बार कई गुना ज्यादा ताकत से ऐसा जवाब देगा कि इजराइल और उसके साथी हैरान रह जाएंगे। 12 दिन के युद्ध के दौरान इजराइल के हमलों में ईरान के 935 लोगों की जान गई। इनमें उसके कई सैन्य कमांडर और वैज्ञानिक भी शामिल थे। तेहरान में IRGC के कमांडरों की याद में एक सभा हुई। खास तौर से IRGC चीफ हुसैन सलामी को याद किया गया। ईरान की सेना अपने बड़े बड़े कमांडरों को खोने के बाद एक बार फिर से मजबूत दिखना चाहती है। طرح بیچاره کننده را آماده کرده بودیم ولی با قطع درگیری فرصت اجرای اون پیش نیامد. اگر دوباره خطایی صورت گیرد این طرح اجرا خواهد شد. इस बार ईरान की वार्निंग इजराइल के साथ साथ अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप को भी है, और वार्निंग बहुत साफ है कि जिस तरह की मिसाइल वाली आतिशबाजी तेल अवीव और हाइफा ने देखी है, वैसे ही हमले खाड़ी में मौजूद इजराइल के सभी साथियों पर भी होंगे, और इसमें ईरान इस बार कोई कोताही नहीं करेगा। ट्रंप भले ही अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मना रहे हों, लेकिन पुतिन का साथ मिलने के बाद ईरान के कमांडरों की वार्निंग को हल्के में लेना बड़ी गलती होगी। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि उनके सामने एक दो नहीं बल्कि 7 फ्रंट है। इजराइल के सामने हमास फ्रंट भी खुला हुआ है। इजराइल के 23 बंधक अब भी हमास के कब्जे में हैं। इजराइल के सामने लेबनान का फ्रंट भी है और यमन भी इजराइल को ललकार रहा है। ये यमन की राजधानी सना की तस्वीर है, जिस पर अमेरिका और इजराइल का हमला किसी भी वक्त हो सकता है। ऐसी वार्निंग बार बार दी जा रही है, लेकिन यमन में इजराइल को सबक सिखाने की आवाज तेज होती जा रही है। राजधानी सना में हजारों लोग इकट्ठा हुए और गाजा पर बमबारी रोकने के लिए इजराइल को वार्निंग जारी की गई। حركة اليوم ككل جمعة من أجل غزة وفلسطين، من أجل أن نحيا بشرف أو نموت بشرف. والله الذي لا إله إلا هو إننا مستعدين الآن يقول لنا السيد أن نزحف برا إلى أن نصل إلى غزة، فوالله لن نتراجع. الذي نفسي بيده بسلاحنا بما معنا بأموالنا، لا نريد من أحد شيء إلا القربى من الله عز وجل ورضا الله عن هذا الشعب البطل. साफ नजर आ रहा है कि गाजा को लेकर इजराइल ईरान से लेकर यमन कई मोर्चों के निशाने पर है, क्योंकि ईरान इजराइल का युद्ध बेशक रुक गया है, लेकिन गाजा पर इजराइल की बमबारी अब भी जारी है और इस बमबारी में 57,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गाजा के बचे खुचे अस्पतालों में घायलों का आना लगातार जारी है। في خلال 24 ساعة وصل إلينا 5 شهداء وطفل سادس من مدرسة المغربين ومن مدرسة الإمام الشافعي. وصل إلينا 5 جثامين وبعض الإصابات، ومنها خطيرة ومنها متوسطة، وما يقرب عشرات الإصابات تم التعامل معها। गाजा के हालात बता रहे हैं कि असली लड़ाई तो अभी बाकी है, क्योंकि जून का महीना इजराइल की सेना के लिए भी बहुत खराब साबित हुआ है। इजराइल के कई सैनिक जून के महीने में ही मारे गए हैं और जुलाई में भी उसके लिए खास यूनिस जैसे इलाकों से अच्छी खबर नहीं आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमास के एंटी टैंक दस्ते अब भी एक्टिव हैं और उन्हें काबू में करने में इजराइल पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा है। ऐसे में नेतन्याहू का फोकस फिर से ईरान पर नजर आ रहा है। अगर ऐसा होता है तो ईरान के साथ सीज फायर टूटने का खतरा बढ़ जाएगा। ये बात डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं और मॉस्को में पुतिन तो ये बात बार बार बता रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो समझ लीजिए इस युद्ध को रोकना अब ट्रंप के लिए भी मुश्किल हो जाएगा।
और अब तो अमेरिका के B-2 बॉम्बर इजराइल को देने की बात हो रही है। यानी ट्रंप की रेंज से इजराइल और ईरान का युद्ध निकलता हुआ साफ साफ नजर आ रहा है। अगर ट्रंप अपना सबसे खतरनाक बॉम्बर इजराइल के हवाले कर देते हैं तो समझ लीजिए कि ईरान के लिए बचना आसान नहीं होगा, क्योंकि फिर दैत्य रूपी ये बम्बर शख्स वहां बंकर बस्टर की बारिश करेगा जहां नेतन्याहू चाहते हैं। इस वक्त पश्चिम एशिया के जो हालात हैं वो ये साफ बता रहे हैं कि ईरान पर किसी भी वक्त एक बार फिर से हमला हो सकता है। अमेरिका ने इजराइल को बंकर बस्टर बमों की सप्लाई शुरू कर दी है, तो वहीं ईरान के सेना अध्यक्ष ने कहा है कि सीज फायर तोड़ा गया तो इजराइल को ही वो मिट्टी में मिला देंगे। इजराइल का F-15 फाइटर जेट फिर तैयार किया जा रहा है। इजराइल के बहुत ही सीक्रेट एयरबेस से आई इस वीडियो ने तेहरान से लेकर मॉस्को और बीजिंग से लेकर दुनिया के तमाम हिस्सों में अलर्ट जारी कर दिया है। खबर पक्की बताई जा रही है क्योंकि पश्चिम एशिया में नया खौफ बहुत बड़े सवालों के साथ पैर पसार रहा है। क्या इजराइल और ईरान का युद्ध फिर शुरू होने जा रहा है? क्या हमला जुलाई महीने में किसी भी वक्त शुरू हो सकता है? और क्या इस बार ईरान और इजराइल के युद्ध को कोई नहीं रोक पाएगा? क्या ईरान पर बमबारी के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू का हथियार गोदाम फुल रिचार्ज कर दिया है? क्या जुलाई में नेतन्याहू की एयरफोर्स फिर एक्टिव होगी और जो युद्ध जून में रुक गया वो अब जुलाई के महीने में सभी रिकॉर्ड तोड़ देगा? ईरान और इजराइल का युद्ध किसी भी वक्त फिर से शुरू हो सकता है। इसके दो बड़े सिग्नल मिल चुके हैं। पहला सिग्नल, ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था AIEA के साथ सहयोग को बंद करने का ऐलान किया है। अब आशंका है कि निगरानी खत्म होने पर ईरान का परमाणु कार्यक्रम बिना किसी जांच के आगे बढ़ेगा और ईरान अपने 400 किलो यूरेनियम से 10 परमाणु बम बना सकता है। दूसरा और सबसे बड़ा सिग्नल, इजराइल को अमेरिका से 4,500 करोड़ रुपए के हथियार सप्लाई होने वाले हैं। अमेरिका की इस मिलिट्री मदद में इजराइल को 7,000 बंकर बस्टर बमों के लिए JDAM गाइडेंस किट मिलेगी, यानी जॉइंट डायरेक्ट एक्शन म्यूनिशन गाइडेंस किट। इसमें 3,845 किट ऐसे होंगे जो 2,000 पाउंड के BLU 109 बंकर बस्टर बम पर लगाई जाएंगी, जबकि 3,280 किट ऐसी होंगी जो 500 पाउंड के MK82 बम पर लगेंगी। ये ट्रंप को नेतन्याहू को सीज फायर वाला तोहफा बताया जा रहा है, क्योंकि युद्ध रुकने के साथ ही अब इजराइल की एयरफोर्स खुद को ऐसे बमों से लगातार लैस करती जा रही है। अमेरिका की डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी को ट्रंप के विदेश मंत्रालय से मंजूरी मिल चुकी है। अब अमेरिकी कांग्रेस की मोहर बाकी है, जो नेतन्याहू के नए युद्ध को शुरू करने के लिए नहीं मिलेगी। ऐसे कोई आसार नजर नहीं आ रहे। वैसे भी ट्रंप ने ईरान की न्यूक्लियर साइट पर जब हमला किया तो उसके लिए अमेरिकी कांग्रेस से किसी तरह की मंजूरी नहीं ली गई थी। इससे पहले इजराइल को अमेरिका से बंकर बस्टर बमों की बड़ी खेप फरवरी 2025 में पहुंचाई गई थी। तब इजराइल के अशदोद बंदरगाह पर बहुत ही खुफिया तरीके से बम पहुंचाए गए और फिर ट्रकों के जरिए उन्हें इजराइल की सेना तक सप्लाई कर दिया गया। जब इस वीडियो को बहुत ही खुफिया तरीके से रिकॉर्ड किया गया था, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि इजराइल के अशदोद पोर्ट से गुजर रहे ये ट्रक ईरान से होने वाले युद्ध का सामान कंटेनर में भरकर ले जा रहे हैं।
इन कंटेनरों में ऐसे बम लाए गए जिन्हें बंकर बस्टर बम कहा जाता है, ऐसे बम जो गहराई में बने बंकरों को भी तबाह कर देते हैं। अमेरिका अब इजराइल को 7,000 से ज्यादा बंकर बस्टर बम पहुंचाने वाला है। ये बम आसमान के रास्ते भी पहुंचाए जाएंगे और समंदर के रास्ते यानी कार्गो शिप से भी इजराइल को सप्लाई किए जाएंगे। ये एक तरह से इजराइल और अमेरिका के बीच बम हाईवे कायम करेंगे, जिसके टारगेट पर ईरान ही नजर आ रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप का नेतन्याहू को बहुत बड़ा और धमाकेदार तोहफा है। डर है कि इस तोहफे के पीछे ईरान से युद्ध का दूसरा राउंड लड़ने की तैयारी कर ली गई है।